नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ की गाड़ी को बनाया निशाना, 7 जवान शहीद। उत्तराखंड में कल नहीं होगा फ्लोर टेस्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आरबीआई ने बड़े बैंक डिफॉल्टर्स की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द की, नामों का इंकशाफ नहीं करने की अपील। विजय माल्या की बैंकों को पेशकश, सितंबर तक 4,000 करोड़ रुपए चुकाने को तैयार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, निर्मल सिंह ने कहा जल्द किया जाएगा हलफ बर्दारी की तारीख का ऐलान। महाराष्ट्र में बार डांसर को छूने या फिर पैसे फेंकने पर 6 महीने की सजा या फिर अदा करना होगा 50,000 रुपये का जुर्माना। डांस बार के ताल्लुक से नए कानून लाने पर किया जा रहा है गौर व फिक्र। पीएम मोदी का बेल्जियम दौरा, ब्रसेल्स में मेट्रो स्टेशन दहशतगर्दाना हमले के महलूकीन को पेश किया खिराज अकीदत। एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप हुई एक्टिवेट, पीएम मोदी ने नैनीताल में मौजूद टेलीस्कोप को ब्रसेल्स से किया एक्टिवेट। दिल्ली में भारत माता की जय ना कहने पर मदरसे के बच्चों की पिटाई, पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार। और मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा किसी मामले में जबरदस्ती ठीक नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा नारा लगाना फैशन नहीं, पेशन हो। तो चलिए खबरों की शुरुआत उत्तराखंड से करेंगे, जहां पर सियासी बहरान अभी भी थमा नहीं है। जी हां, उत्तराखंड का सियासी बहरान लगातार जारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर रोक लगा दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 31 मार्च को होने वाला फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। मरकजी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से सिंगल बेंच के फैसले पर 3 दिन के लिए रोक लगाने की अपील की थी। मामले की अगली समाअत अब 6 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। हाईकोर्ट ने जो है ये कह करके कि हम जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन अवैध है, जैसा हमारा मानना है, उस पर निर्णय देने की बात कही है, तो हमारे लिए स्वागत योग्य है। दूसरी जानिब बीजेपी और कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली हाईकोर्ट के फैसले को अपने हक में करार दे रहे हैं। आदेश का तो हम स्वागत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जल्दबाजी में सिंगल बेंच का आदेश था, उसमें स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही थी कि राष्ट्रपति आदेश लगा हुआ है, कौन विश्वास का मत लेगा, ये थोड़े से कंफ्यूजन थे। इसलिए स्टे मिला है, पर हमें विश्वास है क्योंकि हम पहले दिन से भी बहुमत में हैं। हमने जिस दिन डिवीजन मांगा था उस दिन भी हमारे साथ 36 विधायक थे। हम राज्यपाल जी के पास गए, उस दिन भी हमारे पास 36 विधायक थे। आज भी हमारे पास 36 विधायक है। मैं कह सकता हूं कि दोनों ही निर्णय अगर आप देखें तो पहला निर्णय हमारे पक्ष में था कि हम वोट दे सकते थे, और ये निर्णय हमारे पक्ष में है कि राष्ट्रपति शासन को रोक नहीं लगाई गई। वाज़ेह रहे मंगल के रोज नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सदराज के निफाज पर रोक लगाते हुए कांग्रेस को असेंबली में अक्सरियत साबित करने का मौका दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात नक्सली हमले की करेंगे। नक्सल मुतासरा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने धमाका किया। धमाके में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए हैं। नक्सल मुतासरा दंतेवाड़ा के मेलावाड़ा में माओनवाजों ने एक ताकतवर धमाका करके 407 नंबर की गाड़ी में सवार सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। धमाके में 7 जवान शहीद हो गए।
दंतेवाड़ा से 12 किलोमीटर दूर मेलावाड़ा के कलकापारा में ये धमाका किया गया। जिस इलाके पर नक्सलियों ने धमाका किया है उस जगह पर मोबाइल का कोई भी नेटवर्क नहीं। धमाका इतना ताकतवर था कि सीआरपीएफ की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर करीब 15 मीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। जवानों की लाशें इधर उधर बिखर गईं। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। असल में देखिए, छुट्टियों से घर से आ रहे थे, छुट्टियों में गए थे, छुट्टियों से आ रहे थे। अब ये दुर्घटना हो जाती है, निश्चित रूप से ऐसे दुर्घटना पीड़ाजनक है। और क्या उन नॉर्म्स का पालन किया गया कि नहीं, ये जानकारी लेंगे, मगर वो सादे बेस पे था। कुआकोंडा थाना इलाके में दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास धमाका किया गया। शहीद जवान छुट्टी खत्म होने के बाद अपने कैंप में लौट रहे थे। ये सभी जवान 230 बटालियन के थे। जिस इलाके में धमाका हुआ है वहां पर सीआरपीएफ के 230 और 111 बटालियन के कैंप हैं। इस हमले के पीछे दरबार 2 डिवीजन का हाथ होने का इम्कान जताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मालिया से जुड़ी है। शराब के ताजिर विजय माल्या ने बैंकों का कर्ज वापस करने की पेशकश की है। माल्या ने 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज बैंकों को अदा करने की पेशकश की है। उधर कानूनदा माल्या की पेशकश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जबकि माल्या की पेशकश बैंकों के लिए बड़ी राहत समझी जा रही है। माल्या की पेशकश, कर्ज अदा करने का किया ऐलान। 4,000 करोड़ रुपए वापस करने की पेशकश, बैंकों को राहत महसूस। शराब के ताजिर और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या बैंकों के कर्ज अदा करने पर राजी हो गए हैं। विजय माल्या ने बैंकों के कर्ज अदा करने की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या के वकील ने बताया कि माल्या ने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज वापस करने की पेशकश की है। They're willing to pay 4,000 crores by September this year. And the second part is, he said that they have filed a suit against General Electric for some faulty motors, the engines that were supplied to them. They said they're likely to get a decree from them for about 2,000 crores. And if they do succeed in that 2,000 crores also they would pay to the bank. In sum and substance, I think that's what was said. But there could be more riders in the letter which I haven't seen fully. And so when this was brought to the notice of the court has given us a week's time to respond. कानूनी माहिरीन ने मालिया की पेशकश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उनकी सारी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाना चाहिए। उनकी देश विदेश जहां पर भी प्रॉपर्टीज हैं सब जब्त होकर बेची जानी चाहिए। उनका हर तरह से प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। उनके खिलाफ एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, जिससे कि उनको जबरदस्ती इंडिया लाया जाए। विजय माल्या पर तकरीबन 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाजिबुल अदा है और वो बर्तानिया में अपने फार्म हाउस में है। विजय माल्या की पेशकश को बैंकों की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर दिल्ली से है, जहां भारत माता की जय न बोलने पर 3 मदरसे के तलबा को पीटने का मामला सामने आया है। तलबा ने इल्जाम लगाया है कि कुछ लोगों ने उन्हें नारे लगाने पर मजबूर किया और इतना पीटा कि उनका हाथ तोड़ दिया। मामला दिल्ली के बेगमपुर इलाके का है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है।
बिहार के पूर्णिया के रहने वाले अजमल, दिलकश और नईम यूं तो दिल्ली के एक मदरसे में तालीम के लिए सालों पहले आए थे, लेकिन जिन हालात से उन्हें 26 मार्च को गुजरना पड़ा, इसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। मदरसे के तलबा का इल्जाम है कि वो शाम के वक्त पार्क में गए थे। उसी दौरान कुछ नौजवानों ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें भारत माता की जय कहने के लिए कहा। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाते, उनकी पिटाई कर दी गई। उसमें से एक तालिब इल्म का हाथ भी टूट गया है। मैं घूमने गया था बांसवाड़ा पार्क में, घूमने के वहाँ एक मिनट हुआ टहलने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग निकलने के लिए कोशिश किए। इतने में एक लड़का आया, उस पीछे से एक थप्पड़ मारा। मारने के बाद कहा जय माता दी बोलो, तो जान से मार देंगे। फिर टोपी निकाला, टोपी निकालने के बाद फिर सर से पैंट से रोन दिए। रोने के बाद फिर एक सबको मारना शुरू कर दिया। किस चीज से मारा था उन्होंने? बांस से मारा था। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मुतासरीन के बयान भी दर्ज किए हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले मुल्जिम जय माता दी का नारा लगवाना चाहते थे, फिर भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा। पुलिस ने मुल्जिमीन के खिलाफ आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करके उन्हें हिरासत में लिया है, लेकिन उनमें मदरसे के तलबा के जरिए लगाए जा रहे इल्जामात के मुताबिक दफा नहीं लगाई गई है। देखा नहीं, बच्चों ने जो बताया कि हम टहलने के लिए आए थे और 5-6 गुंडों ने हमें पकड़ के मार दिया और एक का हाथ टूट गया। तो उन्होंने फोन किया, मैं फौरन पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने 100 नंबर में फोन किया। 100 नंबर में फोन करने के बाद पीसीआर की गाड़ी है और उन्होंने संजय गांधी में हमें छोड़ दिया, ले जाकर के। लड़के भगे मार पीट गए और वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पहुंचा मस्जिद में। इस पूरे मामले पर मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ सियासी लोगों के बयानात भी सामने आए हैं। अक़लियती उमूर की वज़ीर नजमा हिफ्तुल्लाह ने इस मामले में कहा है कि जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं किया जा सकता, मोहब्बत से ही अपनी बात रखी जा सकती है। मेरा सवाल एक है, खाली वायलेंस किसी चीज का कोई हल नहीं होता। आदमी अगर अपनी बात किसी से मनवाना चाहता है तो प्यार मोहब्बत का भी एक तरीका होता है। मारने पीटने से कोई मसले का हल नहीं होता, मसले बढ़ जाते हैं। इस खबर में 3 बातें निकलकर सामने आती है। एक तरफ तलबा के इल्जामात है, दूसरी तरफ एफआईआर की कॉपी है और तीसरी तरफ की बात की जाए तो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स। लेकिन सवाल यही है कि जब भी इस तरह की खबरें सामने आती है तो यकीनन समाज में एक गलत मैसेज जाता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता है और इस तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ ईटीवी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। आगे बढ़ेंगे, वजीर आजम के बेल्जियम दौरे की बात करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। पहले दिन नरेंद्र मोदी बेल्जियम पहुंचे। उन्होंने ब्रसेल्स के रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दहशतगर्द हमले में मारे गए अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने बेल्जियम के अवाम के हौसलों की सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत और अवाम बेल्जियम की अवाम के साथ हैं। इससे पहले वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल करते हुए फौजी सलामी दी गई। वाज़ेह है कि ब्रसेल्स में दहशतगर्दों के हमले के 1 हफ्ते बाद ही वजीर आजम बेल्जियम के दौरे पर हैं। वजीर आजम मोदी ब्रसेल्स से वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां 31 मार्च और 1 अप्रैल को एटमी सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वहां से 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब भी जाएंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। Last week had been a sad week for Belgium. Let me say, Mr. Prime Minister, that we share the depth of sorrow and grief that the people of Belgium have experienced in the last 8 days. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones to the terror strikes in Brussels last week. Having experienced terrorist violence ourselves on countless occasions, we share your pain. Mr. Prime Minister, in this time of crisis, the whole of India stands in full support and solidarity with Belgian people. तो इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का इफ्तिताह किया। बेल्जियम के वजीर आजम चार्ल्स भी इस मौके पर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी और उनके हममनसब ने रिमोट के जरिए उत्तराखंड के नैनीताल के देवस्थल में नस्ब एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन का इफ्तिताह किया।
दूरबीन नस्ब करने का प्रोग्राम साल 2007 से शुरू हुआ था। इसकी लागत 150 करोड़ रुपए बताई गई है। वजीर आजम ने हिंद बेल्जियम ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। एशिया के सबसे बड़े फुली स्टीयरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक रिमोट एरिया में स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस दृढ़ विश्वास और डिटर्मिनेशन के साथ दोनों देश के वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियनों ने काम किया, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा भारत और बेल्जियम के वैज्ञानिकों को अपने काम में सफलता और सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ यह पूरी मानवता के ज्ञानवर्धन में भी उपयोगी साबित होगा। वहीं वजीर आजम ने 13वें EU इंडिया समिट में यूरोपीय यूनियन के लीडरों से मुलाकात की, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने बेल्जियम के वजीर आजम को हिंदुस्तान आने की दावत दी। वजीर आजम ने कहा कि बेल्जियम और हिंदुस्तान अपनी मुश्तरका सलाहियतों से कई सेक्टरों में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर जंगजदा यमन से है। जी हां, 5 माह और सिर्फ 5 माह, कोई उम्र नहीं होती जंग के लिए। जंग इंसानियत की हैवानियत से, जंग भूख से, हालात से, और ये कोई उम्र नहीं होती हार जाने की। जंग और जिंदगी दोनों से। बात यमन के 5 महीने के उदय फैसल की है, जो पूरी इंसानियत के गाल पर तमाचा मार गया है और पूरी दुनिया से सवाल पूछ रहा है, कितने उदय फैसल की मौत के बाद जंग की भूख मिटेगी। आपकी आंखों में हंसी है, अल्लाह करे कायम रहे। आपकी आंखों में नमी है, अल्लाह करे कायम रहे। आपकी आवाज है, आपके बच्चों के हंसने रोने की आवाज है। 7 अरब 40 करोड़ इंसानों का शोर है, हंसी है, खुशी के साथ गम भी है। अल्लाह करे सब कायम रहे, कयामत के दिन तक हर्फ हर्फ यूं ही सलामत रहे। रही बात मेरी, न जीते जी मेरी आंखों में हंसी और नमी थी, न मरने के बाद है। जिंदा था तो बेआवाज था, मौत आई तो घर के सामने दफन हूँ। मुझे पहेली मत समझिए, मेरा नाम भी है और पता भी। इंसान की औलाद था, लिहाजा अब्बा भी थे और अम्मी भी। मिलिए मेरे अब्बा हुजूर फैसल अहमद से, जो मुझे दफन करने के बाद फातिहा पढ़ रहे हैं। मिलिए मेरी अम्मी इंतजार हैजत से, जो मेरे जीते जी मेरी जिंदगी की दुआ मांग रही थी। मिलिए मेरे भाई बहनों से, जो यमन के हजियाज में मुझसे पहले पैदा हुए, जंग शुरू होने से पहले पैदा हुए, बढ़ती महंगाई से आई अकाल से पैदा हुए, इंसानियत की मौत से पहले पैदा हुए। वो सब सलामत हैं। मुझे दफन होता देखने के लिए, इंसानियत को दफन होता देखने के लिए। ये सलामत है क्योंकि उनके इलाज के लिए अस्पताल में माकूल इंतजामात थे। मेरे लिए तो वहाँ एक बिस्तर तक नहीं था। طلعوا التغذية أمس ردوا ما رضيش يقبلوا قالوا ما بدش أسره كان اشكال أمس والأمس اليوم قبل اليوم। यमन में जंग से पहले सब ठीक था,
बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही थी। सब तरफ अमन ही अमन था, लेकिन जंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। أما بدي قبل الحرب وشوف كيف وهذا الثاني والثالث كلهم بخير الحمد لله إلا هذاك أثناء اسمه مات أثناء الأزمة أثناء الحرب الذي مضلل علينا 24 ساعة। मैं अकेला सुपुर्दे खाक नहीं हुआ हूँ। इस गृह युद्ध में औसतन हर 4 घंटे में यहाँ कोई न कोई उदय फैजल दफन हो रहा है। यूनिसेफ वालों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें भी पिछले साल भर में 1560 बच्चों के घायल होने और 900 से ज्यादा के मारे जाने का रिकॉर्ड है। ये मौत सिर्फ यमन की नहीं है, पूरी इंसानियत की है, जहां हर वो शख्स कातिल है जो मुझ जैसे उदय फैजल को बचाने की बात नहीं करता, बचाने की जिद नहीं करता। मैं तो सुपुर्दे खाक हूँ। सोचना जरा, कब तक खामोश रहोगे? क्या हर मुल्क के यमन, सीरिया और इराक बन जाने तक, या उस वक्त तक जब इस धरती पर हर बच्चे की हालत उदय फैजल जैसी हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।